नमस्कार दोस्तों। वेस्ट इंडीज़ का दौरा ख़त्म हो चुका है। इंडिया भले ही 5 मैचों की T20 सीरीज़ हार गई है, लेकिन अब टीम इंडिया का जो अगला पड़ाव है वो आयरलैंड में है। और यहाँ से वेस्ट इंडीज़ से मैं जिस तरह से लंदन में यहाँ पर रुका और फिर मैं अब आयरलैंड जा रहा हूँ, उसी तरह से आधी टीम इंडिया के जो खिलाड़ी हैं वो इंडिया लौट चुके हैं। और आधे खिलाड़ी हैं वो कुछ खिलाड़ी लंदन होते हुए जा रहे हैं डबलिन, कुछ खिलाड़ी अमेरिका होते हुए जा रहे हैं, वो मुझे क्लियर पता नहीं है। लेकिन एक जो तबका है, ज़्यादातर आधा से ज़्यादातर खिलाड़ी जिसमें कप्तान जसप्रीत बुमराह हो गए, प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, रिंकू सिंह को जिसको पहली बार मौका मिला है, ये तमाम खिलाड़ी जो हैं इंडिया से आ रहे हैं। ये पूरा बैच और ये सारे खिलाड़ी हैं 15 अगस्त यानी भारत की आज़ादी का दिन है, उस दिन ये सारे खिलाड़ी डबलिन में पहुंचेंगे। उस दिन कोई प्रैक्टिस नहीं होगी। 15 तारीख को सिर्फ टीम आएगी, चेक इन करेगी, अपने होटल में आराम करेगी और 16 तारीख से, चूँकि 18 तारीख को मैच है, तो 16 और 17 को फुल प्रैक्टिस सेशन होगा। आपको मैं बता दूं कि बार बार आपको मैंने वेस्ट इंडीज़ में दिखाया था ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन, मतलब खिलाड़ियों पर रहता था कि वो प्रैक्टिस करना है या नहीं करना है। लेकिन चूँकि इस टीम में सारे खिलाड़ी युवा हैं और हर किसी के लिए जो 18, 20 और 23 ये 3 मुकाबले हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उनके लिए कोई आराम की बात नहीं रहेगी। वहाँ पर उन्होंने प्रैक्टिस करनी है। हर खिलाड़ी आएंगे, खासकर 2 खिलाड़ियों के लिए, जसप्रीत बुमराह कप्तान के लिए, प्रसिद्ध कृष्णा, ये दोनों कमबैक कर रहे हैं, लंबे समय से बाहर हैं इंजरी से। बुमराह को कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है। प्रसिद्ध कृष्णा ने अभी वहाँ पर बेंगलोर में एक मैच खेला था, उसमें अभ्यास किया हुआ है, लेकिन ये रियल टेस्ट होगा इन दोनों खिलाड़ियों के लिए। इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़, जिनको इस युवा टीम का कप्तान बनाए जाने की बात कर रही थी, लेकिन आखिरी लम्हों में बुमराह को कप्तानी दी गई है। लेकिन गायकवाड़ के लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उप कप्तान हैं, टॉप ऑर्डर में वो बैटिंग करेंगे। क्योंकि अगर आप देखा जाए, गिल भी नहीं है यहाँ पर, जाहिर सी बात है, रोहित शर्मा पहले से ही नहीं है, तो ईशान किशन भी नहीं है, यानी डेफिनेटली यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ ये दोनों आपको ओपन करेंगे। तिलक वर्मा है ही, रिंकू सिंह को मौका मिलेगा। लेकिन एक जो चीज़ है, 2 खिलाड़ी मुझे लगता है, हालांकि युजवेंद्र चहल इस टीम में नहीं है, लेकिन युजवेंद्र चहल अगर रहते तो शायद बेहतर रहता, क्योंकि कुलदीप यादव ने, एक तरह से देखा जाए अगर रिस्ट स्पिनर की अगर बात करें, तो कुलदीप यादव ने उस स्पॉट को पूरी तरह से ले लिया। दोनों के अगर आंकड़े को देखें तो कुलदीप यादव ने बेहतरीन खेल दिखाया, और शायद युजवेंद्र चहल अगर इस सीरीज़ में रहते तो इंडिया को थोड़ा फ़ायदा होता है। लेकिन इससे कुछ नहीं कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या जो टीम इंडिया के नए कप्तान हैं, पहली बार उन्होंने सीरीज़ हारे। कई लोग कह रहे हैं कि हार्दिक क्यों नहीं कप्तानी कर रहे हैं। भाई, हार्दिक को आराम देना है, वनडे वर्ल्ड कप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि हार्दिक को थोड़ी सी मायूसी होगी जिस तरह से उनकी कप्तानी को लेकर आलोचना हो रही है, जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, उन्होंने मतलब हैरान करने वाले आंकड़े हैं। हार्दिक टीम में ऑलराउंडर की तरह खेलते हैं, लेकिन मुकेश कुमार जो स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, उनसे ज़्यादा उन्होंने ओवर डाले हैं। खैर, मुकेश कुमार की बात चली है तो मुकेश कुमार की कह दें, किसी ने सोचा नहीं होगा कि कैरेबियन दौरे पे मुकेश कुमार इतने सक्सेसफुल गेंदबाज होंगे, क्योंकि उन्होंने टेस्ट मैच में डेब्यू किया, वनडे भी खेला उन्होंने, और T20 में भी उनके आंकड़े बहुत अच्छे रहे। सबसे मज़ेदार बात रही कि उन्होंने ज़्यादातर मैचेस में आखिरी 3 ओवर यानी डेथ ओवर्स के, जो सबसे मुश्किल होते हैं, उनका इकोनॉमी रेट भी बहुत अच्छा रहा। तो कुल मिलाकर मुकेश यादव ने बहुत प्रभावित किया है। एक और खिलाड़ी जिसने बल्लेबाज के तौर पे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया वो है तिलक वर्मा। तिलक वर्मा आए और इंटरनेशनल क्रिकेट में छा गए। उन्होंने दूसरी गेंद पे ही छक्का लगाया था, अपने कॉन्फिडेंस का इजहार किया था, और पूरे टूर्नामेंट, पूरे 5 मैचों की सीरीज में भारत के लिए उन्होंने तो सबसे ज़्यादा रन बनाए। और इसलिए अब चर्चा हो रही है, हालांकि जुम्मा 8 दिन नहीं हुए तिलक वर्मा को आए हुए, और हर कोई कह रहा है कि तिलक वर्मा को क्यों नहीं वनडे टीम में डाल दिया जाए। सीरियस इशू है, हो सकता है, हु नो। अभी KL राहुल और श्रेयस अय्यर अगर फिट नहीं होते हैं तो मिडिल ऑर्डर में एक जगह की बात होती है, तो शायद तिलक वर्मा है। लेकिन मिडिल ऑर्डर की बात हो रही है, एक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने T20 सीरीज़ में बहुत अच्छा खेल दिखाया, उनको शायद यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि वनडे टीम के कंटेंशन में है, वनडे वर्ल्ड कप के कंटेंशन में है। सूर्य कुमार यादव नहीं है, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने कहीं ना कहीं आखिरी 3 T20 में दिखाया कि उनमें वो गेम है। वो T20 में जिस तरह से वो उन्होंने संभल के 360 से 180 उनके बारे में कह रहा है, संभल के उन्होंने दिखाया, मैच्योरिटी उन्होंने दिखाया, उन्होंने माना था। मैंने ही उनसे सवाल किया था वेस्ट इंडीज़ में, जहाँ उन्होंने कहा था कि हाँ, उनके वनडे क्रिकेट में नंबर्स अच्छे नहीं थे। ईमानदारी से उन्होंने इस बात को माना था। ऐसी ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है। तो सूर्य कुमार यादव ने इस बात को एडमिट किया है। सूर्य कुमार यादव नहीं होंगे, लेकिन एक खिलाड़ी जो होगा जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है वो है संजू सैमसन। संजू सैमसन ने जो है अपने खेल के साथ न्याय नहीं किया, उनके आंकड़े के साथ न्याय नहीं किया।
विकेट कीपिंग में हालांकि उनको मौका दिया जा रहा है ईशान किशन से पहले, तो संजू सैमसन के लिए ये 3 मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, करो या मरो वाले मैचेस होंगे, क्योंकि संजू सैमसन को न सिर्फ विकेट कीपर के तौर पर अच्छा खेल दिखाना है बल्कि बल्लेबाज के तौर पर, क्योंकि यहाँ पर अगर संजू सैमसन तीनों मैच अच्छे खेलते हैं तो कहीं ना कहीं वनडे वर्ल्ड कप के लिए भी वो अपना दावा जो है बहुत मजबूत करेंगे। आखिरी में दोस्तों, अब बहुत लंबी रिपोर्ट हो रही है, आखिरी में कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ और उसके बाद तो आपको आयरलैंड में सारी बातें चलेंगी। तो संजू सैमसन की हमने बात कर ली, मुकेश कुमार की बात कर ली, तमाम खिलाड़ियों की बातें कर ली, लेकिन आखिर में चलते चलते कुछ और खिलाड़ियों के लिए मैं आपको बता दूं, मुकेश कुमार ने कहीं ना कहीं देखा जाए उमरान मलिक को पीछे धकेला है। तो उमरान मलिक, अवेश खान, इनको एक भी मैचेस मौका नहीं मिले थे वेस्ट इंडीज़ में और यूएसए में, इनको मौके मिल सकते हैं। रिंकू सिंह को मौके मिल सकते हैं। अर्शदीप सिंह अपनी लय के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने कुछ मैचेस वहाँ पर यूएसए में अच्छा किया, लेकिन यहाँ पर अर्शदीप अगर 3 मैच में सीनियर खिलाड़ी की भूमिका निभाएंगे तो उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो फिलहाल हमारे पास यही जानकारी थी। हीथ्रो एयरपोर्ट में हमारे ये कैमरा भी जो देख रहे हैं, ये हमारे हिंदुस्तानी भाई ने मदद की, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। हीथ्रो एयरपोर्ट में वो कर्मचारी हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका भी। और आप इसी तरह से हमारी रिपोर्ट सब लोग देखते रहिएगा और फिर मुलाकात होती है डबलिन से। इंडियन टीम के अराइवल के विजुअल्स, इंडियन टीम से रिलेटेड जितनी खबरें होंगी आप चैनल पर देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, बहुत सारे लोगों में से आप लोगों ने, कई लोग तो ज़्यादातर विदेश में आते हैं, उनको पता है, दौरे करते हैं। बहुत लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि विदेश में किस तरह के पैसे चलते हैं, वहाँ कैसे काम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो होता है ना, आप जब विदेश में किसी भी देश में पहुँचते हैं तो आप या तो इंडिया से फॉरेन करेंसी लेके चलते हो, मतलब उस मुल्क में, मान ले अगर यूएसए जा रहे हैं तो यूएसडी आपके पास होने चाहिए, इंग्लैंड जा रहे हैं तो आपके पास पाउंड होना चाहिए, आयरलैंड आ रहे हैं तो आपके पास यूरो होना चाहिए। यूरो मतलब यूरोपियन यूनियन में सारे पैसे चलते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं जैसे कहीं भी जाता हूँ, पहले एक तो उपाय है कि आपके पास अपना क्रेडिट कार्ड है। तो क्रेडिट कार्ड अगर आपका इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है तो वो पूरे जगह, हर जगह चलेगा। डेबिट कार्ड इंटरनेशनल, तो वहाँ से भी आप पैसे निकाल सकते हो। लेकिन एक होता है फॉरेक्स कार्ड, या फॉरेक्स कार्ड को भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ। फॉरेक्स कार्ड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, मेरे यहाँ पर है, उसको मैं आपको दिखाऊँगा। ये फॉरेक्स कार्ड का इस्तेमाल करके, जैसे यहाँ पर अगर आप जाओगे, यहाँ दिया हुआ है यूरो, यहाँ पर ये मैंने यूरो निकाले। अभी मैंने 100 यूरो ही निकाले क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। इंग्लैंड गया था तो मैंने पाउंड निकाले थे। तो ये जब भी आप फॉरेन जाते हैं तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस कंट्री के रिक्वायरमेंट से आप पैसे निकालते हैं, क्योंकि आप लोग को लोकल में पे करना है। मसलन इंडिया में अगर कोई फॉरेनर आएगा तो उसको भी रुपये निकालने पड़ेंगे, रुपये में कन्वर्ट करेगा। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी, मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। तो ये देखो 3 कार्ड है भैया। ये जो है फॉरेक्स कार्ड है, इसमें आप इंडिया में अपने बैंक अकाउंट से इस कार्ड में भर सकते हैं, इसमें आपको टैक्स नहीं लगता है। ये आपका मेरा जो है क्रेडिट कार्ड है, जिसको मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर जगहों पर, बाद में पैसे देने पड़ते हैं, स्कोप मिल जाता है। और ये डेबिट कार्ड है इमरजेंसी में, लेकिन पैसे सुन होते थे। ये कैश मैंने इंग्लैंड में निकाले थे, पाउंड है, अब इसको पाउंड रख लिया। और ये मैंने अभी यहाँ के ATM से निकाला अपना यूरो। ये देख लो, ये मैंने ATM में मैंने दिखाया। और अगर कई बार जैसे ये ATM से अपना निकालोगे, एक्टिव रहेगा। चार्ज लगता है, जैसे भी मैंने 100 पाउंड निकाले तो 2.5 पाउंड मुझे लगा। 2.5 पाउंड का मतलब 250 रुपये। 8000 निकाले तो 250 लगे। और अगर आपको सपोज कीजिए कार्ड वार्ड में दिक्कत है तो आप इंडिया से USD लेके चलिए स्टैंडर्ड। हर जगह एयरपोर्ट में आपको करेंसी एक्सचेंज मिलेगा, वहाँ पर भाव लिखा रहता है, जिस भी कंट्री का है भाव दीजिए, वहाँ पर दीजिए, आपको पैसे देंगे, आपको लोकल पैसे दे देंगे। तो ये एक चीज़ आपको ज़रूर करनी पड़ती है द मोमेंट आप लैंड करते हो एयरपोर्ट में, क्योंकि सारा काम तो पैसे का ही खेल है। ये जानकारी बहुत दिनों से आप लोग बोल रहे थे, तो मैंने बोला कि चलो बता देता हूँ।